अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी चेहरे की छाइयाँ, फ्रैकल्स, मेलाज़्मा, कोलाज़्मा या हाइपर पिगमेंटेशन। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ख़वातीन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम है स्किन का वो यही मेलाज़्मा या छाइयाँ या फ्रैकल्स हैं। तकरीबन हर तीसरी या चौथी ख़तून जो है या वीमेन हैं या गर्ल्स हैं वो इस स्किन डिज़ीज़ से मुतासर हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जितने भी पाकिस्तान में स्किन टाइप है वो ज़्यादातर ब्राउनिश है और इसके अलावा हमारे यहाँ पे सन रेज़ या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रेज़ जो हैं वो ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से मेलाज़्मा जो है बहुत ही कॉमन है। मेलाज़्मा बेसिकली है क्या कि ये एक कॉमन जो है पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, हार्मलेस है, मतलब इसकी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई ख़ारिश नहीं होती, कोई इचिंग नहीं होती, कोई रेडनेस नहीं होती, कोई किसी किस्म का कोई इसका नुकसान नहीं होता। ये एक्वायर्ड है और क्रोनिक है, आहिस्ता आहिस्ता आती है और बहुत लंबी चलती है। मर्दों में भी होती है लेकिन ख़वातीन में जो है ना इसकी रेशो ज़्यादा है। और इसके पीछे मेडिकल रीज़न ये है कि जो हार्मोन हमारा स्किन कलर बना रहा होता है यानी कि मेलानिन है, उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है और रिटेंशन यानी कि वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। अब बायोप्सी में ये भी देखा गया है कि मेलानोसाइट्स जो होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी उनका नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मेलानिन लैडिन मैक्रोफेजेस भी ज़्यादा पाए गए हैं बायोप्सी के अंदर। ये तो एक छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि ये किस तरीके से होती है और क्या इसके पीछे फिजियोलॉजी या इसके पीछे साइंस क्या है कि क्यों बनते क्यों हैं। अब हम इस पर छोटी सी चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती हैं। ये है छाइयाँ जो है ख़वातीन में ज़्यादातर जो चाइल्ड बेयरिंग एज में होती हैं या 20 से ले कर 35-40 तक जो है ये बहुत ही कॉमन है। तो ये होती क्यों है, इसकी काजेज़ क्या हैं। काजेज़ में सबसे नंबर 1 पे जो है वो आता है आपका सन एक्सपोजर, सेकंड आ जाती है आपकी प्रेगनेंसी में और थर्ड आ जाता है हार्मोनल इन्फ्लुएंस और या फिर फोर्थ पे आपका आ जाता है एंडोक्राइन इश्यूज़ हो जाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ ख़वातीन को जिसमें PCOS है या इस तरह की डिफरेंट थायराइड प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जितने भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से ये बन रही होती हैं आपकी। जो सबसे कॉमन इसकी जो टाइप्स होती हैं वो है सेंट्रोफेशियल टाइप होती है, जिसमें आप देखते हैं कि फोरहेड के ऊपर, चिक्स के ऊपर, अपर लिप्स के ऊपर और नोज़ के ऊपर, ये है सेंट्रोफेशियल यानी कि जो मोस्ट कॉमन टाइप है इसकी जो छाइयों की या मेलाज़्मा की। वो फिर आ जाती है मलार, जो सिर्फ फीमेल के जो है अपर चीक्स वाले एरिया में यहाँ पे ज़्यादा होती है। ये मलार टाइप होती है, ये सेकंड मोस्ट कॉमन। और थर्ड पे है मैंडिबुलर, जो यहाँ पे अक्सर रेमस ऑफ द मैंडिबल पे होती है, लेकिन ये सबसे कम होती है। इसके अलावा ये टाइप्स ही क्लिनिकली जो हम डायग्नोस करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसको सिर्फ देखने से ही बता देते हैं कि ये चीज़ है। इसके अलावा कुछ हिस्टोलॉजिकली भी टाइप्स होती हैं, जिसमें एपिडर्मल होती है और डर्मल होती है। जो डर्मल होती है वो डीपर आपकी लेयर्स तक होती है और जो एपिडर्मल है वो सिर्फ सुपरफिशियल जो लेयर होती है आपकी स्किन वो वहाँ तक होती है, महदूद होती है। ट्रीटमेंट में सबसे नंबर 1 जो फर्स्ट लाइन थेरेपी है, इसमें हाइड्रोक्विनोन होती है, ये क्रीम होती है, ये 4% और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं ट्रेटिनोइन जो 0.05% होती है। लेकिन ये अलोन इस्तेमाल करने से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता जितना हम इसको क्लिगमैन फार्मूला होता है जिसमें ये ट्रेटिनोइन होती है 0.05%, फ्लोसिनोलिन जो इसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड हम ऐड कर लेते हैं जो 0.01% है और इसके साथ साथ हम हाइड्रोक्विनोन जो है वो 4% होता है। ये 3 फार्मूले इकट्ठे अक्सर आपको मिलते हैं, जो 3-4 क्रीमें भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये इसका जो मेन ट्रीटमेंट है ये यही है, लेकिन इसके साथ हम लाइटनिंग क्रीम जो होती है जिसमें एजिलिक एसिड है वो भी एक मेन ट्रीटमेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ये जो आपको 3 फार्मूले बताए हैं इसमें आप मुख्तलिफ़ क्रीम्स जो ट्राइमेलाजीन है, रिट्राइव है, हाइड्रोक्विन प्लस है, इस तरह की क्रीम्स आ रही होती हैं। तो ये इस्तेमाल करने से छाइयाँ काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं और इस ट्रीटमेंट का दौरानिया कम से कम 6 माह तक होता है। ट्रीटमेंट के बाद इसकी प्रोटेक्शन होती है और प्रोटेक्शन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सन प्रोटेक्शन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाव होता है आपका। ट्रीटमेंट मुकम्मल होने के बाद अगर आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे, एक अच्छा SPF 30 और 50 के दरमियान कोई भी यूज़ कर लें, अगर आप सन ब्लॉक यूज़ नहीं कर रहे तो ये दोबारा रिकरेंस हो जाती है, दोबारा आपका मेलाज़्मा बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट में ये चीज़ें जो कॉमनली ये यूज़ करते हैं हम, आप भी अक्सर ये देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन कुछ न्यू एडवांसमेंट जो हैं वो आई हैं जिसमें
विटामिन सी सीरम जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा है इसके मिलाज़मा के ट्रीटमेंट के लिए, जिसकी आप स्ट्रेंथ 4% से लेके 20% तक आप यूज़ कर सकते हैं। और मोस्टली जो हमारे सीरम अच्छी क्वालिटीज़ और अच्छी कंपनीज़ के होते हैं वो 15% होते हैं या 20% होते हैं। तो विटामिन सी सीरम यूज़ करने का तरीकाकार ये है कि उसको आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हैं विद मॉइस्चराइज़र पहले लगाएं, उसके बाद आप अपना विटामिन सी सीरम लगाएं और उसके ऊपर आप सन ब्लॉक जो भी यूज़ करना चाह रहे हैं आप अपना सन ब्लॉक ऊपर लगाएं। ये मॉर्निंग रूटीन में ये यूज़ करें कम से कम 6 मंथ तक, जो दोबारा फिर नहीं होती। जो आपको पहले क्रीम बताई है, रिट्राइव है या ट्राइमेलाजिन है, उसका तरीकाकार ये है कि उसको आपने सिर्फ एट द नाइट, सिर्फ नाइट क्रीम के तौर पर इस्तेमाल करना है और जहाँ जहाँ आपकी छाइयाँ हैं सिर्फ वहाँ पे इस्तेमाल करना है। और कभी भी इस क्रीम को आपने अलोन यूज़ नहीं करना, हमेशा मॉइस्चराइज़र के साथ और सन प्रोटेक्शन के साथ यूज़ करना है। यानी कि जब आपने क्रीम लगानी है तब पहले आपने पूरे फेस के ऊपर अपने अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, उसके बाद मुतासरा जल्द पे क्रीम लगानी है और नेक्स्ट दिन के औकात में आपने सन प्रोटेक्शन यानी कि सन स्क्रीन का इस्तेमाल लाजमी करना है। जो न्यू एडवांसमेंट है उसमें आपको बताया है कि विटामिन सी है, इसके अलावा कोजिक एसिड है, ट्राइनेक्सामिक एसिड है और डायोइक एसिड है। इसके अलावा अल्फ़ा आर्ब्यूटन, ये क्रीम मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्फ़ा आर्ब्यूटन में ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है और ये क्रीम छाइयों के लिए इतनी ज़बरदस्त है कि आज तक कभी हमें इसका ब्लेम या क्लेम नहीं आया कि इसने वर्क नहीं किया। लेकिन हमेशा ये 3 माह तक आप इस्तेमाल करें, फिर आपको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। इसमें आपको अल्फ़ा आर्ब्यूटन भी मिल रहा है और साथ साथ SPF 30 सन प्रोटेक्शन भी आपको मिल रही है और ये इजीली पाकिस्तान में अवेलेबल है। इसमें कुछ अमीनो एसिड और फ्रूट पील्स हैं, इसमें इसके साथ साथ विटामिन A, C और E का कम्बिनेशन भी है। सेटअप के अंदर माइक्रो नीडलिंग जो है वो एडवांस आजकल चल रही है क्लिनिकल सेटअप के अंदर। माइक्रो नीडलिंग से इसका ट्रीटमेंट करते हैं। केमिकल पीलिंग होती है जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, उसकी हाई स्ट्रेंथ है। इसके साथ ग्लाइकोलिक एसिड है 50 to 80% इसका केमिकल पील होता है। लेकिन ये ट्रेंड बंदे से ही करवाएं, किसी से डर्माटोलॉजिस्ट से करवाएं, केमिकल पील खुद ना करें। अगर इनसे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर हम कार्बन ऑक्साइड CO2 लेज़र है और फिर एडवांस जो है वो क्लिनिकल सेटअप के अंदर चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इस वीडियो से अंदाज़ा हो गया होगा कि आप इससे पहले क्या ट्रीटमेंट ले रहे थे और क्या गलतियां कर रहे थे। जो मोस्टली लोग जो मेन जो ब्लंडर करते हैं वो ये करते हैं कि ट्रीटमेंट लेने के बाद उसको बाद में प्रोटेक्शन नहीं करते, सन प्रोटेक्शन नहीं देते, उसकी मेंटेनेंस थेरेपी नहीं करते सन प्रोटेक्शन से, SPF 30 या 50 किसी भी अच्छे सन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं करते। और इसके अलावा जो बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि क्योंकि ये जो क्लाइकमैन फार्मूला है, जो ट्राइमेलाजिन है, जो रिट्राइव क्रीमें हैं, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं विद केयर और अंडर द सुपरविजन ऑफ सम। आप अपने किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट की सुपरविजन में इस्तेमाल करेंगे ताकि कोई किसी किस्म का कोई इशू ना आए आपकी स्किन को। जो जितनी भी ये यूज़ होती हैं, क्रीम्स होती हैं, केमिकल पील्स यूज़ होते हैं, विटामिन सीरम वगैरह यूज़ होते हैं, तो ये सारे कुछ ना कुछ आपको स्किन इरिटेशन दे रहे होते हैं। तो इसलिए ये जब आपका ट्रीटमेंट चल रहा हो तो हल्की फुल्की ये चीज़ें अगर आपको फेस हो रही हैं तो इससे आप घबराएं ना, ये बहुत ही मामूल की बातें हैं। ये बहुत कॉमन है क्योंकि जो आप क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें कोर्टिकोस्टेरॉइड्स भी है, उसमें आपका विटामिन ए ट्रेटिनोइन भी है और हाइड्रोक्विनोन भी है। ये सारे इरिटेंट्स होते हैं। तो हल्की फुल्की अगर इरिटेशन हो रही है, बर्निंग हो रही है, तो उसको आप थोड़ा सा बियर करें और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा करें और साथ साथ अपना सन प्रोटेक्शन अगेन जो है ना वो हम सबसे ज़्यादा फोकस सन प्रोटेक्शन पे, सन ब्लॉक पे करते हैं और वो हमेशा किसी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।